बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के आज के लेक्चर नंबर 8 में हम नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड हैज़र्ड मिटिगेशन पर बात करेंगे। ये लेक्चर लंबा लेक्चर है, इसलिए इसको 2 पार्ट में अपलोड किया जाएगा। आज उस सिलसिले का पार्ट 1 है और पार्ट 2 इंशाल्लाह कल अपलोड किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर से हम क्या मुराद लेते हैं। Natural disasters are catastrophic events with atmospheric, geological, and hydrological origin that can cause fatalities, property damage, and social environmental disruption. तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो उन कुदरती आफात को हम कहते हैं जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की वजह से आए, या हमारी जियोलॉजी ज़मीन की वजह से आए, या हाइड्रोलॉजिक ओरिजन या उनका ओरिजन पानी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। और ये फिर अगर फैटेलिटीज़ कॉज करे, जानी नुकसान पहुंचाए, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करे, या हमारे एनवायरनमेंट को, सोशल एनवायरनमेंट को डिसरप्ट करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है। तो इसके 3 सोर्सेज हो सकते हैं। एटमॉस्फेरिक हो सकता है, जियोलॉजिकल हो सकता है, हाइड्रोलॉजिकल हो सकता है। और इसके आगे फैटेलिटीज़ जो हैं ये इट कैन कॉज डेथ, लॉस ऑफ लाइफ, इट कैन डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इट कैन डैमेज प्रॉपर्टी, एंड इट कैन कॉज सोशल एनवायरमेंटल डिसरप्शन। तो ये इसके आफ्टर इफेक्ट हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स के। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो इस वक्त दुनिया में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो बड़ी वजहों में से एक वजह है जिसकी वजह से इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होता है, और हमारी प्रॉपर्टी डैमेज होती है। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ह्यूमन लाइफ के अंदर, इसलिए इसकी मिटिगेशन के लिए भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन नेचुरल डिज़ास्टर्स को किस तरीके से मिटिगेट किया जाना चाहिए। नेचुरल डिज़ास्टर्स की बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें से हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। ये अर्थक्वेक्स पे हम बात करेंगे, हम वोल्केनिक इरप्शंस के ऊपर बात करेंगे, हम सुनामीज़ के ऊपर बात करेंगे, एवलांचेस के ऊपर बात करेंगे, फ्लड्स और टाइडल वेव्स के ऊपर बात करेंगे, हम ड्राउट पे बात करेंगे, और आज के इस लेक्चर में हम टॉर्नेडोज़ और हरिकेन्स पे बात करेंगे, और आखिर में हम वाइल्ड फायर और अर्बन फायर के ऊपर बात करेंगे। तो ये बेसिकली 9 किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। अगर एक ओवरव्यू लें कि पिछले 5 सालों में जो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हमें लॉस सस्टेन करना पड़ा है, तो उसमें हमारे पास 4 इंडिकेटर्स हैं। पहला कि हमारा इकोनॉमिक लॉस क्या है, हमारे पास इवेंट्स कितने हुए हैं, ह्यूमन डेथ्स कितनी हुई हैं, और उसमें पर्सन्स कितने डिस्प्लेस हुए हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो 2019 का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो $166 बिलियन का लॉस हुआ, 505 इवेंट हुए, 27,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, और 109 मिलियन लोग जो है वो इन डिज़ास्टर्स की वजह से डिस्प्लेस हुए। इसी तरह 2020 में $210 बिलियन का नुकसान हुआ, 380 इवेंट्स हुए, 17,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, और 97 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए। तो अगर हम पिछले साल देखें 2023 में, तो $250 बिलियन का लॉस हुआ, 399 इवेंट्स हुए, 86,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, और 93 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स में डिस्प्लेस हुए। तो ये मैसिव लेवल पे ह्यूमन लाइफ को नेचुरल डिज़ास्टर्स जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं। 2023 में जो बड़े इवेंट हुए, कैटास्ट्रोफिक इंसिडेंट्स होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स के, उनमें रेन्स और फ्लड्स जो है वो सरफहरिस्त हैं, और ये इंडिकेट करते हैं हमें क्लाइमेट चेंज की तरफ कि हमारा क्लाइमेट बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से रेन्स और फ्लड आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉर्म डैनियल किल्ड 4,352 पीपल इन लीबिया। तो लीबिया में एक स्टॉर्म आया, फ्लड आया, और उसमें जो 4,352 लोगों की जानें गई। उसके बाद कांगो में एक फ्लड आया जिसमें 438 लोगों की जानें गई। फिर साइक्लोन फ्रेडी किल्ड 679 पीपल इन मलावी। उसके बाद हैवी रेन एंड फ्लड किल्ड 129 पीपल इन रवांडा।
और इसके बाद इसी तरह जो डिवास्टेशन हुई फ्लड और रेन्स की वजह से, ये 2023 में बांग्लादेश में, सिल्वानिया में, वियतनाम में, किर्गिस्तान में और ब्राज़ील में। तो ये बहुत ज़्यादा रेन्स और फ्लड जो है वो रोल प्ले करते हैं इन नेचुरल डिज़ास्टर्स। इसके बाद अगला जो बड़ा इवेंट है वो है अर्थक्वेक्स, और अर्थक्वेक 2023 में बहुत मैसिव लेवल पे आए, और एक अर्थक्वेक तो टर्की और सीरिया को स्ट्राइक किया जिसमें 55,000 लोगों की जानें गई। मोरक्को में एक अर्थक्वेक आया जिसमें 2,900 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठे। अफगानिस्तान का अर्थक्वेक आया जिसमें 1500 के करीब लोगों की जानें जो हैं वो गई, और नेपाल में अर्थक्वेक आया जिसमें 157 लोगों की। तो ये 4 बड़े अर्थक्वेक जो हैं वो पिछले साल दुनिया में आए। इसके बाद वाइल्ड फायर अगेन बहुत ज़्यादा लॉस सस्टेन करती है, और इसमें टर्की वाइल्ड फायर जो थी ये 4000 एकड़ पे हुई 2023 में, और इस तरह एक स्टेट है हवाई, वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड द हिस्टोरिक टाउन ऑफ लहाइना। तो इस तरीके से ये कैटास्ट्रोफ जो है 2023 में जो मेजर 10 कैटास्ट्रोफ्स हुए हैं वो ये वाले हैं जो मैंने आपको इन 2 स्लाइड्स के ऊपर दिखाए हैं। 2 डेफिनेशंस को समझने की ज़रूरत है। पहली डेफिनेशन ये है कि हम हैज़र्ड्स किसको कहते हैं, और दूसरी डेफिनेशन ये है कि हम डिजास्टर किसको कहते हैं। हैज़र्ड इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेचुरल इवेंट दैट माइट काज हार्म एंड शुड बी एस्टिमेटेड बाय एक्सपर्ट। हैज़र्ड वो इम्कानात हैं जिसकी वजह से नेचुरल इवेंट काज हो सकता है। ये उन प्रोबेबिलिटीज़ की बात करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि ये इस वक्त जून का महीना चल रहा है कि जून के आखिर में पाकिस्तान में मानसून का बहुत शदीद स्पेल आने वाला है, तो इट इज़ अ हैज़र्ड। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि वो रेन स्पेल आएगा और उससे हमारा किसी न किसी किस्म का कोई लॉस सस्टेन करेगा। तो इसको हम कहते हैं हैज़र्ड। जो आने वाली चीज़ें हों और उसकी वजह से हमारे कोई डिज़ास्टर्स आ सकते हों, उसको हम हैज़र्ड बोलते हैं। डिज़ास्टर क्या है? डिज़ास्टर इज़ द आउटपुट ऑफ द हैज़र्ड। जब हैज़र्ड आ जाए, वो वाक़या हो जाए, उसके नतीजे में जो नुकसानात हों उसको हम डिज़ास्टर बोलते हैं। तो डिज़ास्टर इज आउटपुट ऑफ द हैज़र्ड्स एंड माइट बी एस्टिमेटेड बाय अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। और इसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन की टीमें होती हैं जो फिर ये अंदाज़ा लगाती हैं कि ये डिज़ास्टर कितना है। और डिज़ास्टर मैंने आपको कहा कि 4 टाइप्स के हो सकते हैं। इट मे काज लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, इट मे कॉज प्रॉपर्टी डैमेज, इट मे कॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस, और इसके बाद ये सोशो एनवायरमेंटल जो The risk exposure depends on the population and assets in a given area. जो डिज़ास्टर किसी भी इलाके में मुमकिन है, हो सकता है हैज़र्ड्स के नतीजे में, वो डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर कि उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है और उस एरिया के अंदर एसेट्स कितने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जिसका लॉस हो सकता है। अगर एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड है तो उसमें फिर ह्यूमन लॉस ज़्यादा मुमकिन हो सकता है, और अगर एरिया थिनली पॉपुलेटेड है या वो बगैर पॉपुलेशन के है एरिया, तो ह्यूमन लॉस नहीं होगा। और अगर उस एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया तो फिर भी लॉस कम होगा। तो बाज़ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो और गवर्नमेंट के एसेट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो और इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना हुआ हो तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर कम होता है। इन हैज़र्ड्स को काउंटर मेजर करने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई है, उसमें द काउंटर मेजर्स टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इन मेजर्स को या काउंटर मेजर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, या इसके 4 स्टेप्स हैं कि किस तरीके से नेचुरल हैज़र्ड्स को कम किया जा सकता है या उसको कैसे काउंटर मेजर किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो स्टेज है उसकी, दैट इज़ मिटिगेशन। मिटिगेशन ये है कि किसी भी नेचुरल हैज़र्ड्स को या नेचुरल हैज़र्ड्स को क्रिएट होने से कम कर लिया जाए, या उसको इस हद तक कंट्रोल किया जाए कि वो हैज़र्ड जो है वो कम से कम स्टेज पे रहे। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो नेशनल पॉलिसीज़ बनाती है टू मिनिमाइज दी नेचुरल क्लैमिटीज़। ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिसकी वजह से नेचुरल क्लैमिटीज़ कम से कम आए या हैज़र्ड्स कम से कम बने, तो उसको हम कहते हैं मिटिगेशन। इस मिटिगेशन में फर्ज करें अगर किसी एरिया के अंदर रेन ज़्यादा हो रही हैं
किसी एरिया के अंदर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट आ रहे हैं तो उसमें फिर उस एरिया के अंदर क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसको एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। तो मिटिगेशन में बेसिकली पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उनको एनफोर्स किया जाता है। दूसरे लेवल पे, दूसरी स्टेज पे प्रिवेंशन है कि आपने हैजर्ड्स को प्रिवेंट किस तरह करना है, और हैजर्ड को प्रिवेंट करने के लिए मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है और काउंटर नेचुरल क्लैमिटीज के अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है। अगर आपके पास टाइडल वेव्स आ रही हैं तो आपको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बंद बनाने पड़ेंगे। अगर आपके रिवर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं तो रिवर्स के प्रोटेक्टिव बंद बनाने पड़ेंगे। अगर आपके अर्बन फ्लडिंग हो रही है तो उसके लिए अर्बन ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाने पड़ेंगे। और अगर आपके पास आइस ज़्यादा मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको वाटर रिजर्वायर्स बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हम किसी भी हैजर्ड्स के नुकसानात को या डिजास्टर्स को कम कर सकते हैं। इसके लिए तीसरी स्टेज इज प्रिपेयर्डनेस। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया, प्रिवेंशन भी कर ली, तो उसके बाद भी हैजर्ड्स आ सकते हैं और वो डिजास्टर कॉज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपकी एक स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस होती है। उसके लिए स्टेट्स बड़ी तैयार होकर रहती हैं कि अगर कोई नेशनल हैजर्ड हुआ तो हम उसको किस तरीके से मीट करेंगे। इसमें बेसिकली प्लान्स तैयार किए जाते हैं कि अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई तो उसको हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और उसमें फिर वो तमाम प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, वो तमाम मैप्स बनाए जाते हैं, वो तमाम एसओपीज बनाई जाती हैं जिसके तहत इवैक्यूएशन की जाती है और जिसके तहत रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुल्क में फ्लड ज़्यादा आने का खतरा हो और लोगों की पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करना पड़े तो आपके पास उतनी बोट्स होनी चाहिए, आपके पास उतने हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए जिन लोगों को आपने जो फंस जाए उस एरिया में उनको इवैक्यूएट करना है, और उसकी सारी एसओपीज होनी चाहिए और उनको रिसोर्सेज को एट देयर अप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर उनको मोबिलाइज करना पड़े तो उनको हम मोबिलाइज कर सकें। तो इसको हम प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। और तमाम स्टेट्स जो हैं इस तरह की नेचुरल क्लैमिटीज़ के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। उन्होंने अपने अपने यूनिट्स बनाए होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। जैसे पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, तो वो इस तरह के कामों के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और आखिरी स्टेज इसकी जो है वो दैट इज कॉल्ड रिलीफ। रिलीफ उन सूरतों में हम कहते हैं जब ये डिजास्टर आ जाए और लोग उसके विक्टिम बन जाएं, तो फिर उन लोगों को कैसे रिलीफ करना है। इसमें डिजास्टर में इवैक्यूएशन के बाद फिर उनकी शेल्टर का बंदोबस्त, उनको ठहराना कहाँ पे है, उनके कैंप्स कहाँ पे लगाने हैं, जब तक उनके घर इस काबिल नहीं हो जाते कि वो वापस अपने अपने घरों में जाएं, तो उसको टेम्परेरीली कहाँ पे लॉज करना है। उनका फूड कहाँ से आएगा, खुराक कहाँ से आएगी, उनकी सैनिटेशन कहाँ से आएगी, उनके लिए पीने का पानी कहाँ से आएगा, उनके लिए जो डाइट का बंदोबस्त करना है। और डाइट भी रेंजिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से लेके एल्डरली एज तक के लोगों के लिए कैटर फॉर करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे ड्यूरिंग दैट उस डिजास्टर में, तो उसके लिए हॉस्पिटल्स कहाँ से आएंगे, मोबाइल हॉस्पिटल कैसे बनाने हैं, डॉक्टर्स की टीम कैसे भेजनी है, लोगों की वैक्सीनेशन अगर करनी पड़ती है उस दौरान तो कैसे करनी है, कोई बीमार हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो हॉस्पिटल्स टेम्परेरी बनाने, मेडिकल सेंटर्स बनाने, मेडिकल यूनिट्स बनाने, लोगों की हेल्थ का ख्याल रखना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में होता है और ये रिलीफ ऑपरेशन में शामिल होता है। और इसके बाद जब ये डिजास्टर्स गुजर जाए तो उसके बाद लोगों को रिहेबिलिटेट कैसे करना है। रिहेबिलिटेशन में जो घर गिर जाए उनको कैसे बनाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो जाए उस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस को कैसे पूरा करना है, जो सड़कें और ब्रिज, एयरपोर्ट्स और दूसरी चीज़ें डैमेज हो जाएं उनकी रिपेयर कैसे करनी है, ये रिहेबिलिटेशन में शामिल है। तो ये वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो काउंटर मेजर्स हैं किसी भी नेचुरल डिजास्टर को, वो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं: मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और रिलीफ। डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं या हैजर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं जैसे हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था। तो सबसे पहला हैजर्ड दैट इज द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को समझने के लिए हमें पहले अर्थ के लेयर्स जो हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थ हैज़ 4 मेजर लेयर्स। अर्थ की 4 मेजर लेयर्स हैं: द इनर कोर, द आउटर कोर, द मेंटल एंड द क्रस्ट। The crust at the top of the mantle makes up a thin skin on the surface of our planet. तो हमारी जो ज़मीन है इसकी 4 लेयर्स हैं जिसमें इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। क्रस्ट और मेंटल ये ज़मीन की सतह के ऊपर वाले जो सरफेस पे जो चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं। बट दिस स्किन इज़ नॉट ऑल इन वन पीस। ये स्किन इसकी एक पीस पे नहीं है,
इट इज मेड अप ऑफ मैनी पीसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये लेयर्स की सूरत में है, इसकी कई लेयर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं। द पीसेस कीप स्लोली मूविंग अराउंड, स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर एंड बम्पिंग इनटू ईच अदर। ये लेयर्स जो हैं आपस में ये स्लाइड करती रहती हैं, मूव करती रहती हैं और एक दूसरी के साथ ये बम्प करती रहती हैं। तो ये इसकी नेचुरल कंस्ट्रक्शन जो है वो अर्थ की, वो इस तरीके से लेयर्स की बनी हुई है। तो इस डायग्राम को अगर हम इलस्ट्रेशन देखें इसकी लेयर्स की, तो ये अर्थ की क्रस्ट है, ये वाला पोर्शन, और ये 100 किलोमीटर तक डीप हो सकता है। और इसके बाद ये इसका मेंटल है, ये वाला पोर्शन इसका मेंटल है, ये वाला। और इसके बाद ये इसका कोर है, और कोर में यहाँ पे इसका लिक्विड पोर्शन है, और ये इसका कोर है। तो अगर टोटल इसकी गहराई हम ज़मीन की देखें तो जो हमारी क्रस्ट है ऊपर से जहाँ पे हम चलते फिरते हैं, इससे डीप पॉइंट जो है आपका यहाँ तक आने में ये 6378 किलोमीटर का इसका रेडियस बनता है, ये इसकी डेप्थ बनती है। तो इसमें ये क्रस्ट जो है वो 100 किलोमीटर की है। और इस तरीके से ये लेयर्स जो हैं, 4 लेयर्स आपस में ये इंटरमिंगल होती रहती हैं, जिसमें मेंटल, जिसमें कोर और जिसमें इसकी क्रस्ट। नाउ एन अर्थक्वेक हैपेंस व्हेन 2 ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ सडनली स्लिप पास्ट वन एंड अदर। तो जब ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं लेयर्स के एक दूसरे के साथ स्लिप करते हैं एक दूसरे से, तो उससे फिर ये अर्थक्वेक होता है। The surface where the slip occurs is called the fault or fault plane। और जहां पे ये स्लिप अकर करता है उसको हम fault plane कहते हैं। Location below the earth surface where the earthquake starts is called hypocenter। और जो एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और लोकेशन जहां पे सरफेस के ऊपर, ज़मीन के सतह के ऊपर जहां पे ये हो, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। तो ये 2 बड़े पॉइंट हैं, एक वो जो ज़मीन के अंदर जहां पे एग्जैक्टली पॉइंट है जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और एक ज़मीन के ऊपर वाला जो सरफेस लेयर है उसके ऊपर वाला पॉइंट। ये 2 पॉइंट बहुत अहम हैं। मेन शॉक ऑलवेज हैव आफ्टर शॉक्स दैट फॉलो। These are smaller earthquake that occur afterwards the same place as the main shock। तो जब एक बड़ा ज़लज़ला आ जाए तो उसके बाद बहुत से छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं जिनको हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं। Depending on the size of the main shock, after shocks can continue for weeks, months and even years after the main shock। तो ये कई दिनों तक आते रहते हैं, बाज़ सिचुएशंस में कई मंथ तक आते रहते हैं। ये डिपेंड करता है अर्थक्वेक के साइज़ के ऊपर कि अर्थक्वेक का साइज़ कितना बड़ा था, और आफ्टर शॉक्स उसी हिसाब से फिर वापस आते हैं। ये इसकी इलस्ट्रेशन है कि ये वो ओरिजिनेट पॉइंट है जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और इसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और ये ऊपर जो ज़मीन की सतह आ जाएगी, यहाँ पे ज़मीन की क्रस्ट है, तो इसको हम एपिसेंटर कहते हैं। और ये जो ज़मीन की ऊपर वाला पोर्शन है, ये इसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, जहाँ फॉल्ट प्लेन कहते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक को समझने के लिए एक टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। द पीसेस आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स एंड द एजेस ऑफ द प्लेट्स आर कॉल्ड द प्लेट बाउंड्रीज। द प्लेट बाउंड्रीज आर मेड अप ऑफ मैनी फॉल्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स अराउंड द वर्ल्ड अकर ऑन दीज फॉल्ट्स। ये प्लेट्स जो हैं, ये जो फॉल्ट लाइंस हैं हमारी अर्थक्वेक की, वहाँ पे बनी होती हैं। और ये हमारे जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स में और उन फॉल्ट लाइंस के ऊपर आते हैं। सिंस द एजेस ऑफ द प्लेट्स आर रफ एंड दे गेट स्टक व्हाइल द रेस्ट ऑफ द प्लेट कीप मूविंग ऑन। जब ये लेयर्स आपस में एक दूसरी से आगे पीछे होती हैं तो उसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस होते हैं वो रफ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, जबकि वो प्लेट्स जो हैं वो मूव करती रहती हैं। फाइनली व्हेन द प्लेट्स आर मूव्ड फॉर इनफ द एजेस अनस्टिक on one of the faults and there is an earthquake। और जब ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं और उनके एजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ वो रफ होने की वजह से वो फंस जाते हैं, तो इसमें जब फोर्स के साथ वो लेयर्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये एजेस जो हैं रिलीज हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा जर्क लगता है, उससे अर्थक्वेक आता है। Earthquakes are recorded by instrument called seismograph। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है उसको हम सीजोग्राफ कहते हैं।
द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड सीजोग्राम, और उसकी जो ग्राफ बनता है उसको हम सीजोग्राम कहते हैं। और सीजोग्राम से हमें पता चल जाता है कि इंटेंसिटी जो है वो अर्थक्वेक की क्या थी। द साइज ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फॉल्ट एंड द अमाउंट ऑफ स्लिप ऑफ द फॉल्ट। तो इसका जो साइज है अर्थक्वेक का वो डिपेंड करता है कि फॉल्ट का साइज कितना था और जो अमाउंट स्लिप हुई है फॉल्ट की वजह से उसका साइज क्या है। द साइज ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। इसको उर्फ आम में हम मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। देयर इज वन स्पेसिफिक नंबर इंडिकेटिंग मैग्नीट्यूड फॉर ईच अर्थक्वेक। हर अर्थक्वेक को जब मेजर किया जाता है तो उसके अगेंस्ट उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली जाती है और फिर उस अर्थ को उतनी मैग्नीट्यूड का अर्थ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी 5 मैग्नीट्यूड का, 5.5 मैग्नीट्यूड का, 6 मैग्नीट्यूड का। तो एक डिजिट होता है जो मैग्नीट्यूड है, उसके हिसाब से फिर उसकी इंटेंसिटी का पता चल जाता है। इन 1935 अमेरिकन सिजोलॉजिस्ट सेट अप अ मैग्नीट्यूड स्केल ऑफ द अर्थक्वेक एज द लॉगरिथम ऑफ बेस ऑफ 10। 1935 में अमेरिकन सिमोलॉजिस्ट ने एक स्केल बनाया जो उस रेक्टर स्केल कहा जाता है। तो उसका अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स एफ रेक्टर ने वो एक सीस्मोग्राफ बनाया था और उसने लॉगरिथम जो है वो 10 यूज़ किया, यानी इसको 0 से लेके 10 तक के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ सकते हैं, मेजर हो सकते हैं। तो इसको हम रेक्टर स्केल कहते हैं। तो आजकल यही स्केल जो है वो उर्फ आम में यूज़ हो रहा है। जो रेक्टर स्केल है उसके ऊपर जो 10 मेजरमेंट यूनिट्स बनाए गए हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड 0.1 से 2.9 तक का जो अर्थक्वेक है इसको कैटेगरी माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो। और इसमें जनरली ये लोग फील नहीं कर सकते और ये अर्थक्वेक जो है वो 1 लाख से ज़्यादा अर्थक्वेक सालाना दुनिया में इस तरह के आते हैं और ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और लोगों को महसूस भी नहीं होता कि ये कोई अर्थक्वेक आया है। इसको माइक्रो कहा जाता है। दूसरा कैटेगरी जो है वो 3 से लेके 3.9 मैग्नीट्यूड की है, इसको माइनर कहा जाता है और ये लोग महसूस कर लेते हैं ज़लज़ला, हल्की सी इर्तियाश उनको महसूस होती है बैठे हुए, लेकिन ये कोई डैमेज नहीं करता, ये बहुत माइनर होता है। और ये दुनिया में 12,000 से लेके 1 लाख तक के इस तरह के ज़लज़ले आते हैं। तो इस तरह के दुनिया के किसी ना किसी खिते में हर वक्त इस तरह का कोई ना कोई ट्रेमिंग हो रही होती है। 4 से लेके 4.9 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है इसको हम लाइट कहते हैं। इट इज़ फेल्ट बाई ऑल, तमाम लोगों को इसका इर्तियाश का पता चल जाता है। और माइनर ब्रेकेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी छोटे छोटे नुकसानात होते हैं। कोई बाउंड्री वॉल है वो गिर गई, कोई दीवार है वीक है वो गिर गई, विंडो पैन्स टूट गए, किसी ने अपने घर के अंदर हैंगिंग शैंडलियर लगाया हुआ है वो टूट के गिर जाएगा। तो इस तरह के माइनर लॉसेज होंगे इससे, और ये ज़लज़ले 2000 से 12,000 तक एनुअली आते हैं। चौथी कैटेगरी में 5 से लेके 5.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हैं जिनको हम मॉडरेट कहते हैं। इसमें सम डैमेज टू द वीक स्ट्रक्चर, इसमें जो पुराने बोसीदा मकान होंगे वो गिर जाएंगे, पुरानी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, पुराने ब्रिज जो है वो टूट जाएंगे। तो इस तरह वीक डैमेज जो है, वीक जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज होगा। और ये 200 से लेके 2000 सालाना ज़लज़ले इस तरह के आते हैं। अब यहाँ तक के जो ज़लज़ले हैं वो ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं होते और बड़े आराम के साथ वो गुजर जाते हैं, ज़्यादा लॉस नहीं करते। लेकिन इसके बाद जो ज़लज़ले हैं ये 6 से लेके 6.9 तक का, इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, मॉडरेट डैमेज टू इन पॉपुलेटेड एरियाज़, और ये 20 से 200 के दरमियान ये ज़लज़ले सालाना होते हैं। और छठा जो है वो 7.0 से 7.9, इसको मेजर में शुमार किया जाता है और ये शदीद ज़लज़ला होता है, सीरियस डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ होता है इसमें, और ये 3 से 20 के दरमियान साल में आते हैं। और इसी तरह जो 7 नंबर का है ये 8 और इससे ऊपर 10 तक का जो है मैग्नीट्यूड इसका होता है, 8 से हमेशा ज़्यादा होगा और ये इसको हम ग्रेट कहते हैं और ये सीवियर डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ करेगा। और इसमें ये सालाना 3 से कम होते हैं और ये बहुत रेयरली आते हैं, और लेकिन जब भी ये आएंगे ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे ह्यूमन लाइफ का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर में अर्थक्वेक आया था वो इस कैटेगरी में फॉल करता था। अगला नेचुरल डिजास्टर या हैजर्ड वॉल्केनिक इरप्शन है। वॉल्केनिक इरप्शन इज द एक्सपल्शन ऑफ गैसेस, रॉक फ्रैगमेंट्स
and molten lava from within the earth through a vent onto the earth's surface or into the atmosphere. ये वोल्केनिक इरप्शन जो है ये गैसेस की एक्सपल्शन है, ये रॉक फ्रेगमेंटेशंस हैं, या लावा है जो ज़मीन के अंदर हीट होने की वजह से बन रहा होता है और उसको एक वेंट मिलता है ज़मीन से ऊपर आने के लिए, तो उसके ज़रिए ये गैसेस और फ्रेगमेंट्स और मोल्टन लावा जो है वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं, तो इसको हम वोल्केनिक इरप्शन का नाम देते हैं. डीप विद इन द अर्थ इट इज़ सो हॉट दैट सम रॉक्स स्लोली मेल्ट एंड बिकम अ थिक फ्लोइंग सब्सटेंस कॉल्ड मैग्मा. ज़मीन के अंदर जो मेटल्स हैं वो हीट की वजह से मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये मेल्ट हो जाती हैं तो इसको मैग्मा का नाम दिया जाता है. और मैग्मा वो स्टेज है जब ज़मीन के अंदर मौजूद मेटल्स मेल्ट हो जाती हैं और ज़मीन के अंदर ही वो मौजूद रहती हैं. सिंस इट इज़ लाइटर दैन द सॉलिड रॉक अराउंड इट, इवेंचुअली सम ऑफ द मैग्मा पुशेस थ्रू वेंट्स एंड फिशर्स टू द अर्थ सरफेस. चूँकि ये मेटल्स जो है उनसे लाइट होता है, तो ये मेटल्स के ऊपर आ जाता है मेल्ट होके, और उसके बाद जब वहाँ पे गैसेस का प्रेशर बनता है तो फिर ये मैग्मा जो है वो अपना खुद रास्ता बना के ज़मीन को फाड़ता हुआ जो है ये अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है. तो इसको फिर हम वोल्केनिक इरप्शन का नाम देते हैं. Scientists use the term magma for molten rock that is underground and lava for molten rocks that break through the earth's surface. अब ये दो टर्म्स यूज होती हैं. इसमें एक मैग्मा है. मैग्मा वो स्टेज है मोल्टन रॉक्स की जब वो ज़मीन के नीचे ही रहता है, और जब वो ज़मीन से इरप्शन के नतीजे में बाहर आ जाता है, अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, तो फिर इसका नाम जो है वो लावा रख देते हैं. तो ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, सिर्फ उनकी पोजीशन पे फ़र्क होता है कि मोल्टन मैग्मा जो है वो ज़मीन के नीचे होगा और लावा जो है वो उस वक्त बनेगा जब वो ज़मीन से बाहर आ जाएगा. मैग्मा कंपोजिशंस वेरी बट विल हैव 8 मेन एलिमेंट्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. तो इसमें मैग्मा में 8 कंपोनेंट होते हैं जिनकी प्रेपोजिशन डिफरेंट हो सकती है, प्रोपोर्शन इनकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसके 8 कंपोनेंट्स हैं. और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. ये दो सबसे ज़्यादा उसमें होंगे, ऑक्सीजन और सिलिकॉन. और उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं उसमें एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम. These 8 elements are also the most abundant in Earth's crust. और यही 8 एलिमेंट हैं जो ज़मीन की क्रस्ट के अंदर भी शामिल हैं. तो इस तरह जो मैग्मा है या जो लावा है उसके ये 8 कंपोनेंट होते हैं. Volcanic eruption can be explosive, sending ash, gas and lava high up into the atmosphere, or the magma can form lava flows known as effusive eruption. तो ये जब ज़मीन से निकलता है तो गैसेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है, और इसके अंदर सैंड, गैसेस और लावा ये एक स्प्रिंग करके बाहर निकलते हैं और एक स्ट्रीम बन जाती है इसकी, जो ऊपर हवा में दूर तक चली जाती है. वेदर एन इरप्शन इज एक्सप्लोसिव आर एफ्यूजिव लार्जली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस इन द मैग्मा. और ये कितनी एफ्यूजिव है या कितनी इरप्टिव है, इसका अंदाज़ा इसका जो लार्जली डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये गैस के प्रेशर पे, कि गैस की मिकदार कितनी है और वो कितने प्रेशर से निकल रही है. जितने प्रेशर से गैस निकलेगी उतना ही वो लावा ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, और जितने ज़्यादा मिकदार में गैस होगी उतना ही ज़्यादा ऊंचा जाएगा, और जितनी गैस कम होगी और प्रेशर कम होगा उतना ही वो नीचे रहेगा. द 3 स्टेजेस ऑफ द वोल्केनिक साइकिल्स आर. अब जो वोल्केनिक साइकिल है किसी भी जगह का, उसकी 3 स्टेजेस हैं. पहली स्टेज जो है वो एक्टिव है. एक्टिव उस सूरत में होता है जब वो लावा उस माउंटेन से या ज़मीन से निकल रहा हो, और उसको हम कहते हैं एक्टिव. और डॉर्मेंट वो है जब वो लावा निकलना बंद हो जाए लेकिन वो ज़मीन के नीचे वो प्रोसेस जारी हो, उसको हम कहते हैं डॉर्मेंट. और तीसरा है इसका एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट वो है जब उस जगह पे वो मेटल्स ख़त्म हो जाए और नीचे मैग्मा बनना बंद हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट. तो ये 3 स्टेजेस हैं किसी भी वोल्केनिक साइकिल की.
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बाज़ दफ़ा एक वॉल्केनो जो है वो एक्टिव है और वो लावा दे रहा है और वो कुछ दिनों के बाद वो डोरमेंट हो जाएगा, निकलना बंद हो जाएगा, लेकिन वो फिर दोबारा एक्टिव हो सकता है और वो उस वक्त तक ये साइकिल रहेगा जब तक नीचे मेटल जो हैं वो सारी की सारी मेल्ट होकर बाहर नहीं निकल आएंगी। जब वो ख़त्म हो जाएंगी नीचे तो फिर ये इसकी एक्सटिंक्ट स्टेज पे चला जाएगा। साइंटिस्ट टुक एट अर्थक्वेक एक्टिविटी the gases coming from the volcano and the temperature of the volcano to determine what state it's in। तो साइंटिस्ट जो है वो इसको देखते रहते हैं और इसको गैसेस की मेजर करते रहते हैं और उसमें टेम्परेचर को मेजर करते रहते हैं। उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि ये वॉल्केनो जो है ये कब एक्टिव होगा और कब डोरमेंट हो जाएगा। तो उनके पास एक क्लियर कट जो है इसकी कैलकुलेशन होती है। अब वॉल्केनोज के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज़ वेयर हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ज़मीन के नीचे जो हीट है इसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जो इसकी मेल्ट होने की वजह से जो रॉक्स हैं इनके मेल्ट होने की वजह से या मेटल के मेल्ट होने की वजह से जो ज़मीन के अंदर हीट है इसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है जियोथर्मल एनर्जी को फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी समझा जाता है। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन द एरियाज वेयर मैग्मा लाइज क्लोज टू द सरफेस और ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ मैग्मा सरफेस ज़मीन की सरफेस के बिल्कुल क्लोज चंद किलोमीटर नीचे मौजूद होता है, वहाँ यूज़ की जाती है। दिस इज़ गुड फॉर इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ और ये जियोथर्मल एनर्जी जो है ये एक सोर्स है जो इसका एनर्जी क्रिएट करने का, रिन्यूएबल एनर्जी का। तो एक तो इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी। एश इजेक्टेड बाय द वॉल्केनोज एक्ट एज ए गुड फर्टिलाइजर्स फॉर सॉइल्स। तो इससे जो मैग्मा जो लावा निकलता है उसमें जो ऐश है ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स है और जहाँ जहाँ पे ये ऐश जाएगी वहाँ पे ज़मीनों की फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। राइजिंग मैग्मा ब्रिंग्स वैल्यूएबल मिनरल्स टू द सरफेस क्रिएटिंग माइनिंग अपॉर्चुनिटीज़। मैग्मा की वजह से जो मिनरल्स निकलती हैं बाहर तो वो एक फ़ायदा हो जाता है कि उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि उस मेटल ओर्स निकाली जा सकती हैं और मिनरल्स निकाली जा सकती हैं और उनको फिर यूज़ किया जा सकता है इन सम इंडस्ट्री और या ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट वॉल्केनिक इरप्शन के भी हैं और उसमें वॉल्केनोज और डेंजरस, दे कैन किल पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी। ये बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इनसे, लावा बहुत ज़्यादा हीट अप होता है और जहाँ जहाँ जाता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉस करता है और अगर ह्यूमन बीइंग्स इसके ट्रैप में आ जाएं तो उनकी जान का भी नुकसान हो सकता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन सफ़र एज इट इज़ हार्ड फॉर बिजनेस टू ऑपरेट आफ्टर एन इरप्शन। उस एरिया में जहाँ पे ये वोल्केनिक इरप्शन हो तो चूँकि वो गैसेस निकलती हैं और क्लाउड्स निकलते हैं, ऐश निकलती है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाती है और उस एनवायरनमेंट में रहना मुश्किल होता है, लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है और इस माइग्रेशन से लोगों के बिजनेसेस वगैरह और सोशल लाइफ जो है वो मुतासर होती है। हैबिटेट एंड द लैंडस्केप आर डैमेज्ड बाय लावा फ्लोज। और जो लावा जब फ्लो होकर बाहर आता है तो उससे नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, कहीं जानवर रह रहे हैं, कहीं परिंदे रह रहे हैं, कहीं वाइल्ड लाइफ रह रही है, कहीं रेप्टाइल्स रह रहे हैं, तो उनके नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इकोसिस्टम वहाँ का मुतासर होता है, इकोलॉजी मुतासर होती है उस इलाके की और लैंडस्केप मुतासर हो जाता है, ब्यूटी ख़त्म हो जाती है और ये जो लावा निकलता है बाहर ये सारी चीज़ें तबाह कर देता है। तो ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके बाद अगली नेचुरल क्लाइमेटी इज़ सुनामी। Following certain earthquakes, a very long wavelength water waves is occur in the sea sweep inshore। तो बाज़ दफ़ा यही अर्थक्वेक जो है ये समुद्र को भी इन्फ्लुएंस करता है और उसमें से जो है वो वेव्स जो हैं वो सी स्वीप करके सी से बाहर निकल आती हैं और शोर पे आ जाती हैं, तो वो डैमेज कॉज करती हैं जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनके। मोर प्रॉपरली कॉल्ड सीज्मिक सी वेव्स। इसको टेक्निकल वर्ड में सीज्मिक सी वेव्स कहते हैं और इसको सुनामी जो है ये जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। तो ये सुनामीज इस वजह से मशहूर हो गई हैं। तो ये सीज्मिक सी वेव्स हैं और इनको उर्फ़ में सुनामीज कहते हैं। आर कॉमनली रेफर टू दी टाइडल वेव्स ऑल्दो
the attractions of the moon and sun play no role in their formation. फ़र्क सिर्फ ये है इनमें और टाइडल वेव्स में कि टाइडल वेव्स जो हैं ये मून की और सूरज की अट्रैक्शन की वजह से बनती हैं, जबकि सुनामी जो है ये अर्थक्वेक की वजह से मिलती हैं। लेकिन दोनों का फंक्शन एक जैसा है, दोनों के डैमेजेस एक जैसे हैं और दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। सुनामीज जो है वो शिद्दत में टाइडल वेव से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि इनके पीछे फोर्स जो है वो अर्थक्वेक की होती है। जितना ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक होगा उतनी ही ज़्यादा सुनामीज़ होंगी, बड़ी सुनामीज़ होंगी, और जितनी उसकी इंटेंसिटी अर्थक्वेक की कम होगी उतनी ही सुनामीज़ की इंटेंसिटी भी कम होगी। These sometimes come ashore to great heights, tens of meters above main tidal level and may be extremely destructive. और ये इनका साइज़ जो है सुनामीज़ का बाज़ दफ़ा ये 10-10 मीटर, 20-20 मीटर, 30-30 मीटर ऊंची वेव्स होती हैं जो समुंदर से खुश्की की तरफ आ जाती हैं और शोर एरिया जो है उसको ये स्ट्राइक करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लीथल और डेंजरस हो जाती है। The usual immediate cause of the tsunami is the sudden displacement in the seabed sufficient to cause the sudden rising or lowering of a large body of water. तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो वजह जो है इसकी सुनामी की वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी बेड है। जिस तरह हमने अर्थक्वेक में देखा कि जो लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और वो जब अलहदा होती हैं तो उससे अर्थ जॉल्ट होती है। तो इसी तरीके से जब सी बेड के अंदर इस तरह की एक्टिविटी हो तो उससे पानी जो है उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे इर्तियाश आता है और उससे सुनामीज बनती है। The most destructive tsunami ever recorded occurred on December 26, 2004 after an earthquake displaced the seabed of the coast of Sumatra, Indonesia. More than 200,000 people were killed. जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी है ये 2004 में आई थी और ये सुमात्रा के कोस्ट पे आई थी जो इंडोनेशिया में है, जिसमें 2 लाख लोग जो थे वो उनकी जानें ज़ाया हुई थी। तो इस तरह सुनामीज कैन काज हैवी losses to life. Seas are rhythmic motions of water in nearly landlocked bay or lakes that are sometimes induced by earthquakes and tsunamis. ये बाज़ लेक्स हैं जो लैंडलॉक होती हैं या जो समुद्र के किनारे पे होती हैं, तो इसमें भी अर्थक्वेक की वजह से एक इर्तियाश आता है, उसमें ऑक्सीलेशंस आती हैं एंड द ऑक्सीलेशंस ऑफ दिस सॉर्ट मे लास्ट फॉर आवर्स और इवन फॉर डे और 2। और इस तरह की इर्तियाश जो है वो लेक्स के अंदर जो है ये चंद घंटों के लिए हो सकती है या ये एक दिन के लिए हो सकती है या एक दिन से ज़्यादा 2 दिन के लिए हो सकती है। इसको हम सीचेस कहते हैं। अ रिलेटेड इफेक्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ सीस्मिक वेव्स फ्रॉम एन अर्थक्वेक पासिंग थ्रू द सी वाटर फॉलोइंग देयर रिफ्रैक्शन थ्रू द सी फ्लोर। तो बाज़ दफ़ा अर्थक्वेक उस एरिया में आता है जहाँ लेक है और जब उसकी वेव अर्थक्वेक की चल रही होती है तो जब वो उस लेक पे पहुँचती है तो उससे उस पानी के अंदर एक ऑक्सीलेशन आती है और उससे ये सीचेस डेवलप होती हैं। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज़ अबाउट 1.5 किलोमीटर पर सेकंड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। और इसकी जो स्पीड होती है तो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है और ये वाटर में जो स्पीड है साउंड की उसकी स्पीड के साथ ये ट्रैवल करती हैं। तो उससे इसमें सीचेस में जो है वो इस तरह वेव्स आती हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई शख्स उस वक्त अपनी छोटी बोट के अंदर उस लेक के अंदर है तो वो फिर उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। दे गिव द इम्प्रेशन दैट द शिप हैज़ स्ट्रक अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, द फिनोमिना इज़ कॉल्ड द सी क्वेक। तो ये छोटे जहाज़ों को जो उस लेक के अंदर हों या कश्तियाँ हों तो उनको स्ट्राइक कर सकती हैं और इसको फिर हम जो सीचेस हैं इसको हम सी क्वेक का नाम भी देते हैं, तो ये भी ख़तरनाक हो सकता है। अगला नेचुरल हैज़र्ड जो है दैट इज़ कॉल्ड ड्राउट। ड्राउट इज़ द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विद लेस दैन एवरेज अमाउंट ऑफ रेन और स्नो इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये किसी भी मखसूस इलाके में बारिशों का कम होना या बारिशों का ना होना या एवरेज से कम बारिशों का होना या एवरेज से कम स्नोफॉल का होना, इसको हम ड्राउट कहते हैं। द सेवेरिटी ऑफ द ड्राउट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ रीजन रिसीव्स बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन। ड्राउट जो है वो डिपेंड करता है कि किसी मखसूस इलाके के अंदर जो एवरेज उनकी प्रेसिपिटेशन है या बारिश है कितने अरसे तक, कितने सालों तक उससे कम बारिश होती रही है, तो उस पर डिपेंड करता है ड्राउट का कितना पीरियड है।
A drought is caused by drier than normal conditions that can eventually lead to water supply problems. जब हर एक इलाके के अंदर एक नॉर्मल कंडीशंस होती है पानी की, जब और वो पानी जो है वो नेचुरली वहाँ से किसी वाटर सोर्स से आता है या बारिश से आता है, तो जब उससे कम पानी की मिकदार की सप्लाई हो तो उसको हम कहते हैं कि ये ड्राउट है. एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर कैन मेक अ ड्राउट वर्स बाई इवेपोरेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल. और जिन इलाकों में एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर्स हैं उन इलाकों में ड्राउट और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पानी जो है, अवेलेबल पानी जो लेक्स की सूरत में है या और रिजर्वायर्स की सूरत में है, वो हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पे फिर ज़्यादा मुश्किलात हो जाती. When a particular area gets less rain than usual, the soil gets much less moisture too. The soil starts drying out and plants die. जब किसी इलाके में बारिशें कम हों तो फ़ज़ा के अंदर जो ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर है वो सूरज की रोशनी की वजह से ड्राई होना शुरू हो जाता है और सूरज के अंदर सॉयल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो उससे फिर प्लांट्स जो हैं तो वो पानी ना मिलने की वजह से मुरझाने शुरू हो जाते हैं. When this pattern continues for several weeks, months or years, the flow of stream and rivers decrease and water level in lakes, reservoirs and wells fall. और जब ये सूरत हाल कई सालों तक जारी रहे तो फिर दरियाओं में भी पानी कम हो जाएगा, लेक्स में भी पानी कम हो जाएगा, वाटर रिजर्वायर्स के अंदर पानी भी कम हो जाएगा और उसमें जो कुएं हैं उसमें भी पानी कम हो जाएगा. Eventually, the usual dry weather causes water supply issues and the dry period become a drought. तो ऐसी सूरत में जब लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पानी ना मिले तो उसको हम फिर ड्राउट का नाम देते हैं. ड्राउट्स की बेतहाशा किस्में हैं. पहले मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, वो है जहाँ पे किसी भी एरिया के अंदर जो एवरेज रेनफॉल है अगर उससे बारिशें कम हो तो उसको हम मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं. एग्रीकल्चरल ड्राउट ये है कि जब किसान को फसल को देने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी ना मिले या किसान पानी की कमी की वजह से अपनी फसलें वक्त पे ना बो सके तो उसको हम एग्रीकल्चर ड्राउट कहते हैं. हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट रेफर्स टू द persistently low water volumes in streams, rivers and reservoirs. तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट क्या है कि जितनी कैपेसिटी से आपके रिवर फ्लो कर रहे हैं वो कैपेसिटी के मुताबिक पानी उनमें ना हो. जो आपके वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक उनमें पानी ना हो तो इसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं. सोशो इकोनॉमिक ड्राउट occurs when the demand for water exceeds the supply. Examples of this kind of drought includes too much irrigation or when low river flow forces hydroelectric power plant operators to reduce energy production. तो सोशो इकोनॉमिक ड्राउट ये है कि जब शहर में लोगों को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पानी ना मिले, इंडस्ट्री है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी ना मिले, या दरियाओं में आपके पानी की मिकदार इतनी कम हो जाए कि अगर उसके ऊपर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आपको पानी की कमी की वजह से उनको बंद करना पड़े, तो इसको सोशो इकोनॉमिक ड्राउट का नाम दिया गया. ये था आज के लेक्चर का पहला हिस्सा. कल इंशाअल्लाह इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा और उसमें हम बाकी के नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं उन पे बात करेंगे. टेक केयर. खुदा हाफिज़.